हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th यूपी बोर्ड का 2026 का बोर्ड एग्जाम है। उसमें जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए मैं बिलियन चैप्टर जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाला हूँ। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो आज बच्चा करेगा उसके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि आसूत जल की मोलरता होती है। आसूत जल मतलब होता है डिस्टिलेटेड वाटर। डिस्टिलेटेड वाटर की जो मोलरता होती है या मोलरता होती है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं तो इसको VIMP क्वेश्चन लगा सकता हूँ। इस बार 2026 में आने के चांसेस इसके प्योर एंड 100% हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 55.56, 55.56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को रट भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का एमसीक्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ चुका है। इसमें हम बात करते हैं कि किसी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म जो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। किसी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, सॉरी अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो निर्भर करता है। किसी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो निर्भर किस पे करता है। क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। इसमें क्या होगा, विलय के कणों की संख्या पर या फिर विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है या संख्या पर निर्भर करता है, या विलायक के कणों पर निर्भर करता है, या विलय और विलायक दोनों के कणों पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन बा हमें समझकर राइट आंसर देना होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विलय के कणों की संख्या पर। जिसमें हम विलय मिलाते हैं वो विलय कितने कण हैं उसके उस पर निर्भर करता है। विलय किस प्रकृति का है हमें इस पे निर्भर नहीं करता अणुसंख्यक गुणधर्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और 2026 में इसके आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इनमें से अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है, तो परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, पृष्ठ तनाव एक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, घनत्व नहीं है। तो ये सभी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑप्शन है ही नहीं तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए परासरण दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें 3 प्रश्न मिल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर प्रश्न पे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या श्यानता एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। पृष्ठ तनाव एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। प्रकाशिक घूर्णन एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर एक परासरण दाब जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक परासरण दाब होगा। सबसे अधिक परासरण दाब किसका होगा? क्या ग्लूकोज का सबसे ज्यादा परासरण दाब होगा, या फिर सुक्रोज का सबसे ज्यादा परासरण दाब होगा, या फिर NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का परासरण दाब होगा, या K2SO4 का परासरण दाब होगा। तो देखो सबसे अधिक परासरण दाब पूछा गया है। परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी, पाई की वैल्यू जिसकी पाई में आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, मतलब जिसका आयनन ज्यादा होगा उसके लिए परासरण दाब अधिक होगा। तो ग्लूकोज का आयनन नहीं होता इसलिए ग्लूकोज इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। सुक्रोज का भी आयनन नहीं होता इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। NaCl देखते हैं। तो Na जो है वो प्लस में ब्रेक डाउन होता है और Cl जो है वो माइनस में ब्रेक डाउन होता है। K2SO4 जो होता है वो 2K प्लस SO4 -2 में होता है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 और 2। ये I बराबर 2 हो गया, 2 1 3 हो गए। 3 क्या है? 3 ज्यादा है, इसलिए K2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें रटना नहीं होता, हमें बिल्कुल कंसेप्चुअल चलना पड़ता है। अब हमारा छठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि विलयन का हिमांक अवनमन। विलयन का हिमांक अवनमन किस पे डिपेंड करता है? हिमांक अवनमन मतलब क्या होता है? डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है? समानुपाती होता है M क्या होता है? बिलियन की मोललता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिलियन की मोललता के। विलायक की मोललता नहीं, बिलियन की मोलरता, मोलरता और मोलस इसमें होगा ही नहीं। बिलियन की मोललता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर आप 2026 के हैं तो अभी मेरे को सब्सक्राइब कर लो। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में परासरण दाब से फिर क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परासरण दाब। परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परासरण दाब किसका पूछा जाता है? सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका है? तो हम तो सब बता चुके सबसे ज्यादा, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा, जिसका आयनन ज्यादा, उसका परासरण दाब ज्यादा। अब हम बात करते हैं किसका कम है। इधर न्यूनतम पूछा गया है। सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम परासरण दाब, न्यूनतम मतलब सबसे कम, सबसे लो परासरण दाब किसका है? तो जिसका आयनन सबसे कम होगा उसका परासरण दाब भी सबसे कम होगा।
आयनन सबसे कम किसका है? स्वर्ण विलयन। जो गोल्डन सॉल्यूशन होता है, जो स्वर्ण विलयन है, इसका आयनन नहीं होता, इसलिए इसका परासरण दाब जो है वो सबसे निम्न होता है, सबसे कम होता है। सॉरी अगर स्टैंड हिल रहा हो तो सॉरी उसके लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तापमान से स्वतंत्र इकाई है। मतलब ऐसी कौन सी कंसंट्रेटेड यूनिट है, ऐसी कौन सी सांद्रता इकाई है जो तापमान पे निर्भर नहीं करती है। मतलब ऐसी इकाई जिसमें आयतन नहीं होगा, आयतन जिसके अंदर आयतन या वॉल्यूम नहीं होगा, वो इकाई जो होगी वो तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, उससे स्वतंत्र होगी। तो नॉर्मलता में तापमान आता है, इसमें इसमें आयतन आता है, तो ये तो नहीं होगा। मोलरता में भी आयतन आता है, तो मोलरता भी नहीं होगा। आयतन प्रतिशत में तो आयतन साफ साफ दिख रहा है, तो आयतन प्रतिशत भी नहीं होगा। मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है, इसमें आयतन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, इसलिए मोललता तापमान से स्वतंत्र इकाई है। और मोल प्रभाज अगर आ जाए तो वो भी मोल प्रभाज भी स्वतंत्र इकाई है तापमान से, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 आ गया है वो है कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। हमें पता है मोल क्या होता है, मोल होता है एन। मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। मोलता क्या होता है? मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। भार हमें कितना दिया गया? 180 ग्राम जल का भार दिया गया है, तो 180 ग्राम जल के अणु भार क्या होता है? तो जल का अणु भार 18 होता है, जल का अणु भार 18। तो 18 को इसको डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 मोल नहीं होगा, 18 भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज का अणु भार या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। ग्लूकोज का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, तो क्या होता है? C6H12O6। इसका हमें अणु भार बताना है। अणु भार जानते होंगे आप लोग, अगर आपको नहीं आता तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अगर आपको आता है तो मेरे को ये कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आइए हम बढ़ते हैं कुछ अपने नोटेड पॉइंट्स की तरफ। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ये शब्द जरूर याद रखना, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके प्रत्येक संगठन पे, मतलब अगर हम एक गिलास में पानी लेते हैं, जैसे हमने एक गिलास में पानी लिया, पानी में मैंने पानी लिया और पानी में मैंने चीनी को डाल दिया। चीनी एक क्या है? चीनी विलेय है, पानी जो है विलायक है। तो इसमें जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ जो मिठास इस जगह होगी वही मिठास इस जगह होगी, जो मिठास इस जगह होगी वही मिठास इस जगह होगी। मतलब जो भी विलेय का कंपोनेंट्स का जो उसमें जो घुल्ला है, उसका जो संगठन है, उसका जो कॉम्पोजिशन है, वो हर जगह इक्वल होगा। इसको बोलेंगे समांग। समांग का मतलब होता है होमोजिनस। तो विलयन क्या होता है? होमोजिनस सॉल्यूशन होता है 2 से अधिक पदार्थों का। 2 पदार्थ भी हो सकते हैं तो विलयन द्विअंगी होगा, 3 होंगे तो त्रिअंगी विलयन होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी सांद्रता इकाइयों के बारे में, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लाया हूँ यहाँ पे। मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोललता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी क्या होता है? नो यूनिट। मोल प्रभाज नो यूनिट, इसकी बहुत बार क्वेश्चन आया कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नॉर्मलता बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 10 लाख का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ये 2022 में आया था, 23 में आया था, 24 में नहीं आया है, 25 में आया है, 26 में डेफिनेटली रिपीट होने के चांसेस हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कि मोल अंश की इकाई क्या है। मैंने ऊपर बताया आपको कि मोल अंश की इकाई जो होती है, मोल बाई मोल कट जाता है, इसलिए मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मोल अंश जो है वो सांद्रता इकाई जो है उसमें कोई यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस इकाई होती है, मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब उस चैनल और अपने दोस्तों को जरूर बताना है, 2026 के लिए सबसे अच्छा एजुकेशनल चैनल है। थैंक यू सर।